ये सारी चीज़ें आ रही हैं क्यों? इसके पैसा अगर सेंटर के पास नहीं आया तो इसके लिए कौन जिम्मेदार? सेंटर को नुकसान हुआ है, ट्रेजरर जिम्मेदार हैं, मेंबरशिप के कन्वीनर जिम्मेदार हैं। क्यों नहीं आया? इन्होंने कभी पॉइंट आउट किया, कभी लिखा, कभी किसी से कहा, कभी बोर्ड की मीटिंग में उठाया, कभी सिराज साहब को लिख के दिया? ये जिम्मेदार है, जिम्मेदारी से अब्सॉल्व नहीं हो सकते ये लोग। लेकिन सलामत साहब, फिर आपसे भी सवाल पूछा जाएगा कि सब आपकी फैमिली के लोग भी थे, तो उन लोगों ने, मैं फैमिली का मसला नहीं है यहाँ पे, कोई भी उसूल की बात है। अगर मेरी फैमिली वाले भी उसमें इन्वॉल्व हैं तो उनको जवाब देना होगा। इन्होंने एक बड़ी बात कही है कि मुल्जिम कोई भी हो, फैमिली का हो या बाहर का हो, सवाल अगर है तो पूछा जाना चाहिए। ये बड़ी बात है। ये जो इनका वर्ड है, ये दरअसल नबियों की सुन्नत है कि अल्लाह ने रब्बुल इज्जत ने नबियों से ये काम लिया है कि उनकी फैमिली का, खासतौर से नूह के इस बारे में अगर आप देखेंगे, उनकी फैमिली का, उनका बेटा अगर मुजरिम था तो अल्लाह ने कहा कि इन्नहु लैसा मिन अहलिक। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हाजी सलामतुल्लाह साहब मौजूद हैं। आप इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के मेंबर हैं। इन दिनों आप कई मामलों को लेकर के काफ़ी चर्चा में हैं। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में उनके फ्यूचर के इंटरेस्ट को लेकर के, उनके ताल्लुक से जो खबरें आ रही हैं उनसे संबंधित उन सारे मामलों पर जानने की कोशिश करेंगे। सलामतुल्लाह साहब, वतन समाचार में आपका स्वागत। बहुत शुक्रिया, वतन समाचार का भी और आपका भी। सलामतुल्लाह साहब, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को लेकर के मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि एक बड़ी खबर इन दिनों आ रही है आपको लेकर के कि आपने प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने का पूरा मन बना लिया है। देखिए, मेरा मन बनाने और ना बनाने का कोई असर नहीं पड़ता है। ये तो जो लाइफ मेंबरान हैं वो तय करेंगे कि किसको लड़ाना है और किसको नहीं लड़ाना है। तो ये मेरा वाहिद फ़ैसला कोई नहीं है। ये फ़ैसला जो मेंबरान है वो तय करेंगे और जो मौका आएगा उसको देख के उस वक्त तय किया जाएगा कि क्या इस सिलसिले में होना चाहिए। अगर जैसा कि खबरें आ रही हैं, ऐसी बातें कहीं ना कहीं से बातें चलती हैं तभी शुरू होती हैं। सवाल मेरा ये है कि अगर एज अ प्रेसिडेंट आप चुनाव में आते हैं तो किस ग्रुप को आप रिप्रेजेंट करेंगे? मेरे पास तो अभी कोई ग्रुप है नहीं। मेंबरान अगर चाहेंगे मेरी खिदमत सेंटर के लिए तो मैं उस खिदमत करने से पीछे नहीं हूँ। ये तय होगा कि कितने मेंबरान चाहते हैं और क्या उनके जहन में है, और मेरे जहन में उन लोगों के बारे में क्या तासुरात हैं, उसी को तोल के तय होगा कि क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए। नहीं, आपकी जो नज़दीकियां बताई जाती हैं या जिनको लोगों को आपका समर्थन बताया जाता है वो अबरार साहब, जमशेद साहब, शराफतुल्लाह साहब, मोहम्मद शमीम साहब, ये ग्रुप है। तो जाहिर सी बात है इस ग्रुप में पहले खबर ये आई कि अबरार साहब चुनाव लड़ेंगे। अब खबर ये आ रही है कि सलामतुल्लाह साहब ने पूरा मन बना लिया है। देखिए, हर आदमी को हक है इलेक्शन लड़ने का, चाहे वो कोई भी पोस्ट हो, प्रेसिडेंट से लेके एग्जीक्यूटिव तक। जहाँ तक आपने ये 3 नाम लिए, मैं इनका सपोर्टर हो सकता हूँ, ये मेरे सपोर्टर नहीं हैं। मैं इनकी मदद कर सकता हूँ, मैं इनसे कोई मदद मांगने नहीं जा रहा हूँ और मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मैंने पहले भी आपको इंटरव्यू में कहा था कि मैं किसी ग्रुप का मेंबर नहीं हूँ, ना किसी ग्रुप में हूँ। मैं सेंटर के लिए हूँ। सेंटर इदारा है, इदारे को एक अच्छी तरीके से रखना चाहिए, इदारे की वफादारी होनी चाहिए। तो मैं उस किस्म का अपना मिजाज रखता हूँ। एक सवाल मेरा और है, ये जो पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ है, आपको क्या लगता है कि इस बखेड़े की असली जड़, इसकी असली जड़ में या इसका असल कारण क्या है? कौन लोग हैं? देखिए, ये बखेड़ा के लिए ज़िम्मेदार सिर्फ सिराज कुरैशी साहब हैं। वो 4 टर्म प्रेसिडेंट रह चुके हैं और वो चाहते हैं कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं यहाँ का प्रेसिडेंट रहूँ। जो MOA में है, जो बुज़ुर्गों ने MOA बनाया,
उसमें ऑफिस बेरर की उम्र 75 साल है। आपको अब आखिरी एंड पे ये 75 साल बदलने की कोई जवाज़ नहीं था, और ये उन्होंने एजीएम के नाम पे ये बखेड़ा करवाया, इसलिए ये बखेड़ा फैला जो नहीं फैलना चाहिए था। तो आप यानी इसके लिए, इसका आपका आरोप है कि सीधे से सिराज साहब जिम्मेदार हैं। आप ये कह रहे हैं कि आखिरी वक्त में ये बखेड़ा खड़ा किया गया, तो क्या आपको लगता है अगर 10 साल पहले, 15 साल पहले या 20 साल पहले सिराज साहब ने इसमें अगर तब्दीली की होती तो लोग इसके लिए तैयार हो जाते? अब ये उस वक्त तो सिराज साहब के लिए नहीं होता ना। सिराज साहब के पास 20 साल थे या 10 साल थे या 15 साल थे, तो उसमें कोई भी, उससे पहले कोई भी और भी आ सकते थे उस उम्र वाले। तो ये तो डिपेंड करता था कि कब होता कब नहीं होता, एजीएम उसे पास करती या नहीं करती। लेकिन सलामतुल्लाह साहब, तब्दीली तो फितरत का निज़ाम है। अगर वो एंड में तब्दीली के लिए आ रहे हैं तो उसमें क्या बुराई थी? आप लोग तैयार हो जाते। मेरे और किसी और के तैयार होने से कोई नहीं होता। ये साफ साफ जाहिर है कि आखिर में आ रहे हैं तो वो अपने लिए ही आ रहे हैं, क्योंकि 4 टर्म से वो हैं और वो ये चाहते हैं कि मैं उम्र भर रहूं। तो क्यों रहें वो उम्र भर? औरों को भी तो मौका मिलना चाहिए, और लोग भी काम करने वाले हैं, उनसे अच्छे काम करने वाले हैं, औरों को मौका मिलना चाहिए। अच्छा, इस बीच में एक चीज़ और आ रही है सलामतुल्लाह साहब, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि साहब इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को बिजनेसमैन की ज़रूरत नहीं है। कोई बिजनेसमैन आकर के प्रेसिडेंट का ओहदा उसको नहीं लेना चाहिए, या कोई कारोबारी। दूसरे लोगों की दलील ये है कि साहब जितने भी नेम प्लेट डोनेशन वाली लिस्ट में लगे हैं, जिन लोगों ने डोनेट किया, वो सारे के सारे बिजनेसमैन, अगर वो ना होते शायद सेंटर भी नहीं बन पाता। एमओए में ऐसा कुछ नहीं है कि बिजनेसमैन नहीं होगा या फलाना आदमी नहीं होगा, या एमओए में जो है, एमओए के मुताबिक हर आदमी को अख्तियार है इलेक्शन लड़ने का। वो 75 से अगर कम है तो वो लड़ सकता है। इसमें ना कोई बिजनेसमैन का मसला है ना किसी और का मसला है। ये बात गलत है। जो जिसको लाइफ मेंबरान पसंद करें उसको प्रेसिडेंट होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ते हैं तो आपकी क्या तरजीहात होंगी? आपके सामने क्या विजन होगा? क्या रोड मैप होगा? कैसे आप सेंटर को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे? मैं लड़ूं या न लड़ूं, मुझे सलाह देने का तो अख्तियार है ही है। जो भी प्रेसिडेंट आएगा, जो भी बीओटी आएंगे, मेरी उनको यही सलाह होगी, लिख के भी वर्बल भी, कि वो मुकम्मल तौर पे एमओए के मुताबिक काम करें, जो उसके अगराज़ व मकासद हैं उसको इम्प्लीमेंट करें, और उसी में खैर होगी, उसी में इदारा बनेगा और इदारे की बका होगी। यानी आप, तो क्या आपको लगता है कि अब तक जिन लोगों ने काम किया है वो एमओए से हट के काम हुआ है या एमओए के मुताबिक काम नहीं हुआ? आपको क्या लगता है? पूरा एमओए के खिलाफ काम हुआ है। एमओए की तो एक चीज़ को नहीं इम्प्लीमेंट किया गया। अभी जो ऑडिट हुआ है मेंबरशिप का, उसमें जो तमाम कमियां आई हैं, वो किसकी कमियां हैं? जो ऑफिस बेरर बैठे उन्हीं की कमियां हैं। तो ये इस तरह के तो एमओए का तो कोई भी काम नहीं हो रहा है एमओए के मुताबिक। तो पिछले 20 साल से कोई एक काम हुआ तो बताइए। हमने तो आपसे पिछली मरतबा भी ये बात कही थी कि एक काम तो बताएं एमओए के मुताबिक, कि ये एमओए के मुताबिक एक काम ये हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ, और उसके लिए सारे ऑफिस बेरर जिम्मेदार हैं। अकेला कोई फर्द वाहिद नहीं है इसके लिए जिम्मेदार। जो ऑफिस बेरर हैं वो सब जिम्मेदार हैं उस बात के। मैंने इस मामले पे अबरार साहब से भी बात की और लोगों से भी बात की। सिराज साहब के ग्रुप की तरफ से तो कोई अभी तक बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ है। मैंने ट्राई भी किया सिराज साहब को, लेकिन अभी तक उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया है। सवाल यह है कि बाकी लोगों का जो जो बीओटीज़ हैं, जो अबरार साहब या जमशेद साहब या ये जो लोग हैं, ये जो अहमद रजा साहब या कमर साहब, इन लोगों की तरफ से जो आरोप आ रहे हैं कि साहब सिराज साहब अपनी पूरी की पूरी मनमानी चलाते थे, हम लोग बहुत जगह वीटो लगाना चाहते थे, हेल्पलेस थे, कुछ नहीं कर पाते थे, ये इनके आरोप हैं। सिराज साहब की तरफ से अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। हमने प्रयास की जवाब देने की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आपको क्या लगता है कि आप कह रहे हैं कि सारे के सारे ऑफिस बेरर जिम्मेदार हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ अकेला प्रेसिडेंट जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए, मिनट्स बुक उठा लीजिए। अगर मिनट्स बुक में अलावा कमर अहमद साहब के किसी का कोई भी रिकॉर्ड है कि जिन्होंने डिसएग्री किया है सदर से, वो मुझे दिखा दें। वो गलत बयान ही कर रहा है। उनका चुप रहना ही कसूर साबित करता है उनका। तो वो वहां बीओटी सुप्रीम है। सारी पावर बीओटी के पास है, प्रेसिडेंट के पास नहीं है।
अगर वो पावर न होते हुए प्रेसिडेंट पूरा हाईजैक किए हुआ है तो कौन जिम्मेदार है? और आपने आवाज क्यों नहीं उठाई आज तक? कहीं लिखा हुआ है, कहीं आपने मिनट्स में रिकॉर्ड कराया है कि ये गलत काम कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं? कहीं वो तो दिखाएं मुझे। वो झूठ बोल रहे हैं, वो इस चीज को लोगों को गुमराह कर रहे हैं, अलावा कमर साहब के। तो वो कुछ ऐसी चीजें अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएं जहां कमर अहमद साहब ने ऑब्जेक्शन किया हो या आपने। ये तो अक्सर आता ही है कि उनको लीडर ऑफ अपोजिशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो उनके पैनल में जीत के नहीं आए थे, बाकी सब उनके पैनल में जीत के आए हैं। नहीं, वो तो जो पैनल पे जीत के नहीं आए हैं, लगातार सिराज साहब की तरफ से या इनके लोग या स्वयं सिराज साहब की तरफ से ये बात कही गई कि साहब हम लगातार हमने कोशिश की, हमने लोगों से अपील की चुनावों के दौरान कि साहब आप कमर साहब को वोट करें, आप पूरा उनको समर्थन दें। नहीं नहीं, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल उनको लाइफ मेंबरों ने इंडिपेंडेंट चुन के भेजा है। अच्छा, ये जो मेंबरशिप में आप गड़बड़ी की बात कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ अगर आप इंडिकेट कर पाएँ तो। अब देखिए, कहीं फीस थी मेंबरशिप की 30,000, वहाँ 10,000 लिए हैं। क्या कर रहे थे ट्रेजरर साहब कि अगर आपके पास मेंबरशिप के पैसे नहीं आए, आपने बताया, कभी पॉइंट आउट किया? क्यों नहीं किया? पैसे क्यों कम लिए गए? क्यों एनुअल सब्सक्रिप्शन नहीं आए 5-5 साल? ये क्यों आज मांगे जा रहा है? ये सब ऑब्जर्वर ने पॉइंट आउट किया है ना। आज 4,000 से क्यों 1,600-1,800 मेंबर रह गए? ये सारी चीजें आ रही क्यों? इसके पैसा अगर सेंटर के पास नहीं आया तो इसके लिए कौन जिम्मेदार? सेंटर को नुकसान हुआ है, ट्रेजरर जिम्मेदार हैं, मेंबरशिप के कन्वीनर जिम्मेदार हैं। क्यों नहीं आया? इन्होंने कभी पॉइंट आउट किया, कभी लिखा, कभी किसी से कहा, कभी बोर्ड की मीटिंग में उठाया, कभी सिराज साहब को लिख के दिया? ये जिम्मेदार है, जिम्मेदारी से अब्सॉल्व नहीं हो सकते ये लोग। लेकिन सलामत साहब, फिर आपसे भी सवाल पूछा जाएगा कि सब आपकी फैमिली के लोग भी थे, तो उन लोगों ने। मैं फैमिली का मसला नहीं है यहाँ पे, कोई भी उसूल की बात है। अगर मेरी फैमिली वाले भी उसमें इन्वॉल्व हैं तो उनको जवाब देना होगा। आप बड़ी बात कह रहे हैं, बड़ा दिल चाहिए, जवाब देना, बड़ा दिल चाहिए बोलने के लिए। उसूल सबके लिए एक होते हैं, सबको जवाब देना जो जिसने उन उसूलों की खिलाफ वर्जी की है। मतलब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सलामत सही कह रहा हूं मैं, जो मैं समझता हूं मैं वो आपसे कह रहा हूं। साहब। आने वाले दिनों में इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को आप कहाँ पे देख रहे हैं? क्या उसका रोल होगा? क्योंकि जो आरिफ साहब हों, जस्टिस हिदायतुल्लाह साहब हों, इन लोगों ने जो झोली फैला फैला के पैसे मांगे हैं, भीख मांगी है, जा करके बॉम्बे में कैंप किया, अलग अलग जगहों पे कैंप किया। स्वयं हकीम अब्दुल हमीद साहब, जिनकी फैमिली का शायद कोई मेंबर भी आज नहीं होगा, मुझे नहीं मालूम, मैं ऐसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। उस ज़माने में 10 लाख रुपया दिया, उसका कोई जिक्र नहीं है, जो आज कई करोड़ के बराबर है, ज़मीन बचाई, ये सब पूरा इतनी कुर्बानियाँ, और आज आने वाली नस्ल उसको एक ऐसे दोराहे पे जाके खड़ा कर दिया है कि लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है, जो सीरियस मेंबर है। बिल्कुल इदारे के साथ नाइंसाफ़ी की है इन लोगों ने, और जिन जिन लोगों ने नाइंसाफ़ी की है, मैं ये समझता हूँ उसमें ऑफिस बेरर सर फहरिस्त हैं। और मैं सारे, ये मेरी सिराज साहब को और उन ऑफिस बेरर्स को ये गुजारिश है उनसे कि ये लोग जब तक के ऑडिट रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ जाती, इन लोगों को तब तक इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। इदारे से बिल्कुल अलहदगी अख्तियार कर लेनी चाहिए, ये इदारे के हक में होगा। तो क्या आपको लगता है कि कब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी? ऑडिट शुरू हो गया है? ये तो ऑब्जर्वर साहब बताएंगे, उनकी टीम बताएगी, इसमें तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। एक चीज़ और कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को ये माना जाता था कि साहब पूरी दुनिया में भारत का भी और भारतीय मुस्लिम का भी एक बड़ा रिप्रेजेंटेटिव हो सकता था, पूरी दुनिया में भारत की इमेज को बढ़ाने का एक काम कर सकता था। ये एक ऐसा इदारा था जो मसलक, ज़ात, मज़हब, बिरादरी से ऊपर उठ करके बनाया गया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपना रोल अब तक नहीं प्ले कर पाया। क्या आपको ऐसा लगता है? इस तरह के भी सवालात उठ रहे हैं मार्केट में। जब 20 साल में कुछ हुआ ही नहीं इस इदारे से, तो मुल्क का बड़ा नाम होता, पूरी दुनिया में यहाँ के रहने वालों का नाम होता, कौम का नाम होता, कौम तरक्की करती। जब पूरा आपने एमओए उठा के ताक में रख दिया और सारे काम उसके खिलाफ वर्जी से हो रहे हैं, तो कैसे होगा? तो बदनामगी ही होगी। बहुत शुक्रिया सलामतुल्लाह साहब। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे सलामतुल्लाह साहब, जिनका साफ कहना है कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर भारतीय मुसलमानों का भी
और भारत का दुनिया में नाम बढ़ाने के लिए, भारत की गरिमा को गौरवान्वित करने के लिए एक बड़ा इदारा बन सकता था अगर एमओए पर काम किया गया होता, बुजुर्गों की रूह को ठंडक पहुंचाने का प्रयास किया गया होता, उसके लिए तपस्या और परिश्रम और त्याग देने की आने वाली जो लीडरशिप जो गुजरी है उसके अंदर अगर ये क्षमता रही होती तो बड़ा काम हो सकता था। इन्होंने एक बड़ी बात कही है कि मुल्जिम कोई भी हो, फैमिली का हो या बाहर का हो, सवाल अगर है तो पूछा जाना चाहिए। ये बड़ी बात है। ये जो इनका वर्ड है ये दरअसल नबियों की सुन्नत है कि अल्लाह ने रब्बुल इज्जत ने नबियों से ये काम लिया है कि उनकी फैमिली का, खासतौर से नूह के इस बारे में अगर आप देखेंगे, उनकी फैमिली का, उनका बेटा अगर मुजरिम था तो अल्लाह ने कहा कि इन्नहु लैसा मिन अहलिक, नूह ये आपके अहल का नहीं है। बड़ा सवाल है। बहुत सारे सवालात सलामतुल्लाह साहब ने अपने इंटरव्यू में खड़े किए हैं, बड़ी बातें कही हैं। अपने सदर को लेकर के इन्होंने साफ कहा है कि अगर मेंबर चाहेंगे तो चुनाव लड़ा जाएगा, अगर मेंबर नहीं चाहेंगे तो कम से कम मशवरे देने का वर्बल भी और रिटर्न में भी इनको पूरा अधिकार है। एज अ मेंबर ऑफ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर वो उसको करते रहेंगे। इस इंटरव्यू पर आपकी क्या राय है, जरूर अपना फीडबैक दें और आप देखते रहिए वतन समाचार।